नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाराष्ट्र में पात्रा चौल जमीन घोटाले में ईडी के सामने फिर एक बार पेश नहीं हुए उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से जो पात्रा चौल जमीन घोटाला है, जो कि 1034 करोड़ रुपए का घोटाला है, इस पूरे मामले में संजय राउत को आज पेश होने के लिए भेजा गया था समन। पर वहीं आज संजय राउत नहीं हुए हैं ईडी के सामने पेश। तो वहीं हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गवाह स्वप्ना पाटकर को अब जान से मारने की मिल रही हैं धमकियां, और वहीं उनसे धमकियों के साथ कहा जा रहा है कि जो भी बयान उस पूरे मामले में उनके द्वारा दिया गया है, स्वप्ना पाटकर ले लें अपना बयान वापस। जी हां, जिस तरीके से गवाहों को अब डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को लेकर, तो वहीं संजय राउत की तरफ से ईडी के समन को बताया गया है साजिश। और संजय राउत कह रहे हैं कि ये जो ईडी के द्वारा मुझे समन भेजा गया है पात्रा चौल जमीन घोटाले में, ये महज एक साजिश की जा रही है मेरे खिलाफ, पर मैं गुवाहाटी वाला रास्ता नहीं चुनूंगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पात्रा जमीन जो घोटाला है, जिसमें पहले ही संजय राउत की 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन हो चुकी है जब्त। और वहीं अगर बात करें संजय राउत की बीवी वर्षा राउत की, उनकी संपत्ति भी 2 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है जब्त। और आज अगर ईडी इस पूरे मामले में जांच के लिए संजय राउत को समन देकर बुला रही है, तो किस तरीके से संजय राउत बता रहे हैं इस पूरे मामले को अपने खिलाफ साजिश। तो वही गवाहों को दी जा रही है जान से मारने की धमकियां, और कहा जा रहा है कि जो उनकी तरफ से अभी तक गवाही दी गई है इस पूरे मामले में, वो गवाही ले ले, यानी कि स्टेटमेंट को ले ले वो वापस। आपको बता दें कि ये जो मामला है 1034 करोड़ रुपए का, ये मामला है 2011 का, जिस ये मामला 2020 में सामने आया। और अभी कुछ दिन पहले भी ईडी ने इसी पूरे मामले में संजय राउत से की थी 8 से 9 घंटे तक ईडी दफ्तर में बिठाकर पूछताछ। और उसके बाद भी संजय राउत ने कहा था, आपको बता दें कि जो संजय राउत आज ये कह रहे हैं कि ईडी की तरफ से भेजा गया समन है एक साजिश, उससे पहले जिस वक्त पर एमवीए की सरकार महाराष्ट्र में गिरी और संजय राउत ने कहा था कि मैं खुद ईडी के दफ्तर जाऊंगा और ईडी के सवालों का दूंगा जवाब। और इसी के साथ संजय राउत ने कहा था कि ईडी हमारे देश की एक संस्था है, अगर वो मुझसे कुछ सवाल पूछती है तो मैं उनके जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में ना कोई गलत काम किया है और ना ही तो मैं किसी से डरता हूं। ये वही संजय राउत हैं जो कि इतने ज्यादा तमाम बातें कर कर वो ईडी के सामने गए थे, और तब ईडी ने संजय राउत से 8 से 9 घंटे तक पूछताछ की थी इस पूरे मामले में, जिसको लेकर आज फिर एक बार संजय राउत पेश नहीं हुए हैं ईडी के सामने। आपको बता दें कि अभी तक संजय राउत को इस पूरे मामले में 3 से 4 समन भेजे गए हैं। पहली बार जब समन भेजा गया था तो संजय राउत के वकील ने इस पूरे मामले को लेकर ईडी के दफ्तर उनके वकील गए थे, और उन्होंने कहा था कि अभी संजय राउत को इस पूरे मामले में डॉक्यूमेंटेशन के लिए थोड़ा समय चाहिए, तो वो कुछ समय बाद पेश होंगे। उसके बाद संजय राउत ने खुद ही मीडिया के सामने आकर कहा था कि मैं इस बार ईडी के सामने खुद जाऊंगा और उनके सवालों का जवाब दूंगा। और आज फिर एक बार ईडी की तरफ से भेजे गए समन को साजिश करार दे रहे हैं संजय राउत। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं बड़े खुलासे, क्योंकि ईडी लगातार जांच कर रही है संजय राउत से, क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से, और सबसे पहले इस पूरे मामले को लेकर वर्षा राउत से हुई थी पूछताछ। आपको बता दें कि अगर हम इस पूरे मामले की बात करें तो प्रवीण राउत नाम का जो व्यक्ति है उसे पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है ईडी, जो कि बिल्डर है, और उसी से जुड़ा हुआ है ये पात्रा चौल का मामला, जो कि 2011 का मामला है। और किस तरीके से पीएमसी का जो घोटाला है जो 2020 में खुल के सामने आया, जिसमें बड़े बड़े नेताओं से पूछताछ ईडी के द्वारा की गई, और उसी में नाम निकल कर आया था संजय राउत की बीवी का, कि किस तरीके से बिल्डर की बीवी से पैसा लिया गया था। संजय राउत की बीवी ने, वो भी 55 लाख रुपए की ये रकम थी, और उस पैसे को लेकर ये तकाजे लगाए जा रहे थे कि जो 55 लाख रुपए की जो रकम थी, जो कि प्रवीण राउत की बीवी से लिया गया था, संजय राउत की बीवी ने वो पैसा लिया था, और उस पैसे से उन्होंने खरीदे थे फ्लैट, जो कि था घोटाले का पैसा, क्योंकि 1034 करोड़ रुपए का था ये घोटाला, जो कि किया गया था एक बिल्डर के द्वारा, जिसकी गिरफ्तारी पहले ही कर चुकी है ईडी। और इसीलिए अब उस पूरे मामले में निकलकर तार आ रहे हैं सामने कि कैसे संजय राउत अपने आप को बार बार निर्दोष करार दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो ईडी के सामने इस पूरे मामले को लेकर अपना पक्ष रखेंगे,
ये ईडी के सवालों का जवाब देंगे। तो वहीं फिर एक बार संजय राउत ने इस पूरी कार्यवाही के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि मेरे खिलाफ ये ईडी के द्वारा साजिश की जा रही है और मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। ये गुवाहाटी का नाम जो संजय राउत की तरफ से लिया गया है, ये इसीलिए लिया गया है क्योंकि संजय राउत जिस तरीके से एक तरफ एमवीए सरकार महाराष्ट्र में गिर चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अब नई सरकार का आगमन हो चुका है और आगमन हुए भी नई सरकार को लगभग अब 1 महीना होने जा रहा है। पर उसके बावजूद भी संजय राउत हमेशा इन्हीं चीजों को लेकर सामने आते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी शिवसेना को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, तो कभी वो ये कहते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए लोग अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। और आज इसी पूरे मामले को लेकर जिस केंद्रीय एजेंसी को लेकर संजय राउत का बयान सामने आता है कि वो ईडी के सवालों का जवाब देंगे, तो कभी वो ये कहते हैं कि मोदी सरकार कुछ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है सरकार गिराने का काम। खैर, अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से ये मामला इतना ज्यादा पुराना है, 2011 का मामला है, गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है, तो अब जिस तरीके से गवाहों को धमकी दी जा रही है, जिस तरीके से स्वप्ना पाटकर का ये तथ्य सामने आया है कि किस तरीके से उन्हें धमकी दी जा रही है, स्टेटमेंट लेने के लिए बार बार पे कहा जाता है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो अब ये माना जा रहा है कि जहां एक तरफ पात्राचौल जमीन घोटाले में तमाम बड़े तथ्यों पर जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है ईडी, तो अब शायद पता लगा जाएगा उन तमाम लोगों का भी कि कौन दे रहा है आखिर गवाहों को धमकी और किसने दी है स्वप्ना पाटकर को ये स्टेटमेंट वापस लेने की धमकी। और इस पर जब तहकीकात होगी, ईडी इस पूरे मामले की जांच कर ही रही है, संजय राउत से लेकर और भी लोगों से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है, तो अब देखना अहम ये होगा कि आखिरकार किसकी तरफ से इस मामले को बंद कराने की जा रही है कोशिश और आखिरकार क्यों डराया जा रहा है, धमकी दी जा रही है इस पूरे मामले के गवाह यानी कि स्वप्ना पाटकर को। स्वप्ना पाटकर का क्या कहना होगा, किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आती हैं। खैर, इस पूरे मामले पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बात अगर महाराष्ट्र में तमाम और बड़े घोटालों की करें, क्योंकि ये तो चलिए 2011 का मामला है जो कि 2020 में निकलकर सामने आया। जिस तरीके से 2020 की ही अगर हम बात करें तो 2020 से लेकर 2021 में तमाम बड़े घोटाले निकलकर सामने आए एमवीए सरकार के बड़े मंत्रियों की, जिसमें संजय राउत का भी नाम था शामिल। और जिस वक्त पर संजय राउत की बीवी को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया था इस पूरे मामले को लेकर, तो संजय राउत ने तमाम बड़े बयान दिए थे ईडी और सीबीआई को लेकर और तमाम बड़े आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था केंद्रीय एजेंसियों को लेकर संजय राउत ने। पर आज उसी पूरे मामले को लेकर बढ़ती जा रही हैं संजय राउत की मुश्किलें, क्योंकि एक तरफ 8 घंटे की पूछताछ तो वहीं दूसरी तरफ तमाम और सवालों से घबरा चुके हैं संजय राउत, जो कि ईडी की तरफ से संजय राउत से पूछे जा रहे थे। और इसीलिए अब संजय राउत इस पूरे मामले को लेकर कह रहे हैं कि उनके खिलाफ की जा रही है साजिश। खैर, देखना अब ये होगा कि जहां एक तरफ पात्रा जमीन घोटाला है जो कि 1034 करोड़ रुपए का है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की बीवी मेधा सोमैया की तरफ से भी एक पिटीशन फाइल की गई थी संजय राउत के खिलाफ और उसको लेकर भी महाराष्ट्र की सेवरी कोर्ट ने संजय राउत के खिलाफ किया था अभी कुछ दिन पहले अरेस्ट वारंट जारी, जिसको लेकर भी संजय राउत की तरफ से कहा गया था कि ये भी महज एक साजिश है और हमें दबाने के लिए की जा रही है कोशिश है और मुझे पता था कि इस तरीके की चीजें मेरे सामने आएंगी क्योंकि एमवीए के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। ये बयान भी सामने आया था संजय राउत का इन तमाम कार्रवाइयों को लेकर जो आज संजय राउत के खिलाफ महाराष्ट्र में देखी जा रही है। और वहीं अब देखना अहम ये भी रहेगा कि कितने और बड़े घोटाले निकलकर सामने आते हैं महाराष्ट्र में से उन बड़े नेताओं को जिनको हमेशा से ही बचाने की कोशिश की गई थी पूर्व एमवीए सरकार की तरफ से, क्योंकि जब भी किसी भी केंद्रीय एजेंसी ने महाराष्ट्र में की जांच पड़ताल करने की कोशिश तो एमवीए सरकार की तरफ से यानी कि पूर्व एमवीए सरकार पूर्व उद्धव सरकार की तरफ से हमेशा कुछ ही बयानों को लेकर साधा गया था मोदी सरकार के ऊपर निशाना और कहा गया था कि हमारी सरकार को गिराने के लिए की जा रही है कोशिश और इसीलिए एजेंसियों का किया जा रहा है इस्तेमाल। पर आज महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और एक ऐसी सरकार आ चुकी है जो कि एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से जांच करने देगी और उन्हें किसी भी तरीके से रोका टाकी करने की कोशिश नहीं की जाएगी। तो इसीलिए अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं तमाम उन बड़े नेताओं की भी जो कि अभी सलाखों के पीछे हैं।
हैं। बात चाहे फिर हम नवाब मलिक की करें, अनिल देशमुख की करें, जो कि अभी 100 करोड़ रुपए के मामले को लेकर जेल में के अंदर बंद है। वहीं बात अगर नवाब मलिक की जाए तो उनको भी 1993 में किस तरीके से दाऊद के लोगों से संबंध निकलकर सामने आए थे नवाब मलिक के, इस पूरे मामले को लेकर आज नवाब मलिक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हैं अभी सलाखों के पीछे। और ऐसा हो सकता है कि इस पूरे मामले की फाइल भी अब खुल सकती है केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से, क्योंकि हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो अब की सरकार है, यानी कि एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार है, उनकी तरफ से भी रश्मि शुक्ला जैसे मामले यानी कि फोन टैपिंग का जो मामला था उसे भी सीबीआई को कर दिया गया है ट्रांसफर। और इसी तरीके से तमाम बड़े मामले जो हैं अब उनकी भी महाराष्ट्र में खुल रही है फाइल। खैर, उस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।